साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो रीट मुख्य परीक्षा को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप देखिएगा, डेट को लेकर ज़्यादा भ्रमित नहीं है, तैयारी जारी रखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। देखिएगा, भर्ती परीक्षा में आने लायक सवाल हैं और किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा। थार मरुस्थल के कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है, ये हमें बताना है। तो थार मरुस्थल का 62% भाग केवल राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, यह भी याद रखें। इसी के अलावा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक है। फिर आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के जिस जिले से लगती है वह है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाला जिला कौन सा है, वो हमें बताना है। तो मध्य प्रदेश से लगती है सबसे ज़्यादा झालावाड़, याद रखिएगा। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो झालावाड़ तो हैं जहाँ पर सर्वाधिक लगती हैं, और न्यूनतम सीमा लगने वाला जिला जो है वो है भीलवाड़ा, ये भी याद रखें। मध्य प्रदेश के बारे में बात करी जा रही है। वहीं अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित अक्षांशीय स्थिति के अनुसार हमें बताना है। तो ये है हमारा बांसवाड़ा, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। राजस्थान का कौन सा भाग अरावली एवं विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग जो है, हाड़ौती का पठार जिसे कहा जाता है, वह अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो संक्रांति प्रदेश कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठार को, याद रखिएगा। हरियाणा राज्य से राजस्थान के जिलों से लगने वाले सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा वाले जिले बताने हैं। हरियाणा राज्य से जो लगती हैं जिलों की सीमा, वो हमें बताना है। पहले बताती हैं सर्वाधिक, फिर बतानी है न्यूनतम। इसके बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो लगती है सर्वाधिक तो लगती है हनुमानगढ़ की, और न्यूनतम लगती है जयपुर की। ये आप याद रखिएगा, क्रमश हमेशा याद रखें। जो प्रश्न में पूछा गया है उसी क्रम में याद रखें। पहला ऑप्शन ये भी आ सकता था जयपुर और हनुमानगढ़, जैसे ये देखिए सी ऑप्शन दिया गया है जयपुर हनुमानगढ़। आपको वो जो क्रम पूछा है वो हमेशा याद रखेगा। आगे देखेंगे, जलवायु के आधार पर राज्य में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो जलवायु के आधार पर हमारे 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। 3 बात करें 3 ऋतुओं की, तो एक तो ग्रीष्म ऋतु है जो मार्च से जून, मध्य जून तक होती है। फिर शीत ऋतु होती है नवंबर से फरवरी तक। कई बार तो सीधा पूछा जाता है कि शीत ऋतु कब होती है। एक वर्षा ऋतु होती है, मध्य जून से शुरू होती है और सितंबर तक होती है। ये आप तीनों याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। तो कोपेन के आधार पर हमें इसने बांटा है 4 जलवायु उपखंडों में विभाजित किया है इन्होंने। अगर बात करें तो देखिए, BWHW एक तो ये है जिसे हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर हम बात करें तो BSHW, जो BSHW है ये है अर्ध शुष्क। यहाँ पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कई बार तो सीधा सवाल आता है स्टेपी जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, तो ये भी याद रखें। तो आप ये याद रख सकते हैं, एस इसमें आता है तो ये स्टेपी हो सकता है, पहली बात। फिर भी आपको याद रहे तो एक स्टेप नीचे स्टेपी, अब ये याद रख सकते हैं। फिर आएगा हमारा CWG, ये नाम याद होना चाहिए, कई बार तो सीधा आता है सवाल। इनमें से कौन सा कोपेन के जलवायु खंड का भाग नहीं है। तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे आप, याद हो जाएगा और लगभग आपने पढ़ लिया होगा। फिर CWG है जिसे हम कह सकते हैं उप आर्द्र जलवायु। फिर आता है AW, ये है चौथा उपखंड जिसे हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं। ये आपके 4 भाग हो गए कोपेन के आधार पर। आगे बात करेंगे, धींगा गणगौर प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। धींगा गणगौर प्रसिद्ध हैं
ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताना है कि देंगा गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये उदयपुर में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछने लायक सवाल है। इसके बारे में बात करें तो ये मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को, ये भी याद रखें। वैशाख, सॉरी लिखने में दिक्कत आ रही है, वैशाख कृष्ण तृतीया आप समझ जाएंगे, कृष्ण थर्ड को ये मनाई जाती है। पर्वत सर पशु मेला, पशु मेले को लेकर सवाल अक्सर पूछा जाता है। या तो आपके सामने पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसा कि ये फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में भी लगभग पूछा गया था। आगे पशु मेले दिए गए थे और सामने लोक देवता या किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए पर्वत सर पशु मेला। तो पर्वत सर पशु मेले को लेकर बात करें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पर्वत सर मेला ये तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया था। पर्वत सर पशु मेला तेजा जी की स्मृति में। वही देव प्रबोधिनी एकादशी कब मनाई जाती है, देव प्रबोधिनी एकादशी कब मनाई जाती है, ये हमें बताना है। तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। और इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह तक निद्रावस्था में रहने के बाद जागते हैं। आगे है राजस्थान में गुडला त्यौहार मनाया जाता है। गुडला त्यौहार कब मनाया जाता है, ये सवाल पूछे गए हैं और वापस पूछे जा सकते हैं। तो गुडला त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और मारवाड़ क्षेत्र में ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीय तक ये मनाया जाता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इस दिन क्या होता है या विशेषता दी जाएगी और ये किस त्यौहार में की जाती हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इस दिन स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर चित्र किए हुए घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती हैं और ये घड़ा बाद में बहा दिया जाता है। तो घड़े से आपको ये याद हो जाएगा, लेकिन आपको ये जो त्यौहार हैं इनकी विशेषता भी पता होनी चाहिए कि ये त्यौहार में होता क्या है, क्योंकि अभी जो सवाल हैं वो काफ़ी विशेषताओं को लेकर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ब्रजनिधि उप नाम से काव्य रचना करने वाले महाराज, तो ब्रजनिधि वाले कौन थे ये हमें बताना है। तो ये थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। आगे देखेंगे, एक ये भी सवाल पूछा जाता है, जो सवाई प्रताप सिंह हैं इनके दरबार में 22 विद्वान और संगीतज्ञ थे। 22 जिसे गंधर्व 22 भी कहा जाता है। तो गंधर्व 22 से संबंध किसका है, तो सवाई प्रताप सिंह से, ये भी याद रखे। फिर है लंगा गायकी प्रसिद्ध हैं। लंगा गायकी प्रसिद्ध हैं, ये हमें बताना है। तो ये है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको लेकर हम खास बात करेंगे। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया, नौटंकी का प्रचलन किसने किया ये हमें बताना है। तो ये श्री भूरीलाल, याद रखिएगा। नौटंकी का प्रचलन राजस्थान में श्री भूरीलाल द्वारा किया गया। उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य है। उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य ये हमें बताना है। तो ये है गौरी नृत्य, याद रखिएगा। गौरी नृत्य को लेकर सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये भाद्रपद माह से आश्विन शुक्ला एकादशी तक नृत्य वाटिका के रूप में संचित किया जाता है। इसके बारे में और बात की जाए तो इसके साथ शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा का संबंध है। ये भी याद रखें कि किस नृत्य के साथ ये शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा का संबंध है, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी। बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइएगा। तो जैसा कि ये तो नाम से ही सीधा हमें पता है, बीकानेर नगर की स्थापना राव बीकानेर की थी, लेकिन इसके साथ सवाल पूछा जा सकता है कि ये कब की थी। तो ये 1488 में की थी, याद रखेगा, 1488 में। और ये राव बीका कौन थे, तो ये जो जोधपुर के शासक है राव जोधा, उनके पुत्र हैं राव बीका। फिर ये जंगल प्रदेश में गए थे और जंगल प्रदेश में इन्होंने राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। बीकानेर जंगल प्रदेश में राठौड़ राजवंश की स्थापना करने वाले राव बीका ही थे। सवाल कैसे भी पूछा जाता है। और जोधपुर मेहरानगढ़ की स्थापना 1459 में, ये भी याद रखें। आगे सवाल है, मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अपने अनेकानेक दुर्गों का निर्माण करवाया।
मेवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षा अनेक किलों का निर्माण कराया? ये सवाल पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका ये जो हो जाएगा मालदेव। जो मालदेव थे, इन्होंने ही कुंभा की तरह अनेक साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने किलों का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे। सवाल है 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का मुख्य कारण था। तो नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था, ये था अजमेर में स्थित 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारी करना, ये प्रमुख कारण था यहाँ पे नसीराबाद में विद्रोह भड़कने का कारण। आगे देखेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, वो हमें बताना है। तो ये है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है और ईजी सवाल है, वापस भी पूछा जा सकता है। इनके बारे में बात करते हैं। पथिक जी का जो जन्म है वो यूपी के बुलंदशहर में हुआ था, गुठावली गांव में, ये भी याद रखें। इनका जो मूल नाम है भोप सिंह, ये भी कई बार पूछा गया। ईजी सवाल है लेकिन रिवीजन आवश्यक है, कैसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर। और राजस्थान केसरी के संपादक और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक भी विजय सिंह पथिक है। राजस्थान केसरी और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक है। इन्होंने वीर भारत सभा का भी गठन किया है और 1921 में नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान की पत्र की शुरुआत की है। ये सब विजय सिंह पथिक के हैं। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। देखिए, इन्होंने केसरी का संपादक किया और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक है, पहली बात। वहीं 1921 में नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जो पत्र हैं शुरू इन्होंने किए हैं विजय सिंह पथिक द्वारा। इनका मूल नाम है भोप सिंह। गोविंद गिरी, कई बार पूछा गया सवाल। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया? पहला सवाल है, भगत आंदोलन किसने चलाया? तो गोविंद गिरी ने चलाया। कहाँ पे चलाया? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चलाया। ठीक है, आगे देखेंगे। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? देखिए, दुधवा खारा और यहीं पर एक और कांड होता, कांगड़ कांड। कांगड़, ये दोनों कांड जो हैं वो बीकानेर रियासत से संबंधित है, याद रखिएगा। ये सवाल अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। दुधवा खारा, कांगड़ कांड, ये सब बीकानेर से है। आप याद रख सकते हैं बीका दूध कांड, बीका दूध कांड। आगे देखेंगे। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो कृष्णा दिवस कब मनाया? तो 1936 में मनाया। किस प्रजामंडल में मनाया? तो ये कृष्णा दिवस मनाया था मारवाड़, जोधपुर में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में। 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। एक बीकानेर परिषद का भी पूछा जाता है, तो बीकानेर परिषद को लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके लिए सवाल होगा। बीकानेर परिषद की स्थापना कहाँ पे, कब हुई थी बीकानेर परिषद की स्थापना? तो ये बांसवाड़ा को हो गया 1945 में। आगे देखेंगे। यहाँ पर एक सवाल बनता है, जैसे देखिएगा, मणिशंकर नागर यहाँ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसर। तो संबंध, जैसे सवाल पूछा जा सकता है, मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसर का संबंध किस प्रजामंडल से हैं? तो ये दोनों बांसवाड़ा से है। एक तो है मणिशंकर नागर, मणिशंकर नागर, ये तो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे यहाँ पर। एक है धूलजी भाई भावसर, धूलजी। इन दोनों का संबंध पूछा जा सकता है किस प्रजामंडल से है? तो ये बांसवाड़ा से है। 1945 में यहाँ पे बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये थे अध्यक्ष मणिशंकर भाई और ये धूलजी भाई भावसर थे, यहाँ के मंत्री नियुक्त किए थे। आगे देखेंगे। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? देखिए, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई, ये पहला चरण था, पहली बात। और इसमें 4 जिले थे, ABCD। ये पूछा जाता है, ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। काफ़ी इजी सवाल, कई बार पूछा गया सवाल। ये 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई। ये एकीकरण को लेकर सवाल है और पूछा जाता है बार बार। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, इनका उद्घाटनकर्ता कौन था? तो ये क्रम है गाडगिल, गढ़गिल, नेहरू, पटेल। तो सबसे पहले है गाडगिल, NV गाडगिल, ये थे उद्घाटनकर्ता। फिर पूछा जाए अगर यहाँ के राज प्रमुख कौन थे, तो राज प्रमुख का भी क्रम है, उ भी भूमा। उ थे उदयभान सिंह। फिर आगे बात करेंगे। उप राज प्रमुख को लेकर अगर अभी सवाल पूछा नहीं गया है, महाराजा, ये करौली को, जो महाराजा करौली के थे उन्हें उप राज प्रमुख बनाया गया था। और
मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसने बनाया गया? तो इसका भी क्रम है, स्टार्टिंग से एक क्रम के चरण है, उसमें है कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो कुमावत से हो जाएगा, सुब्बाराव कुमावत जो थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा सुब्बाराव कुमावत। फिर राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, वालरा कृषि का एक प्रकार है, वो हमें बताना है किसका प्रकार है। तो वालरा हो जाएगा ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, याद रखिएगा, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि का प्रकार है ये वालरा। फिर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र ये है सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में है सरसों अनुसंधान केंद्र। गलत युग्म को पहचानना है। देखिए, एक तरफ खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी खाने दी गई हैं, तो सुमेलित करते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा नहीं है। तो देखिए, जिप्सम, इसका उत्पादन राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, पहली बात। तो इसमें हमें गलत युग्म बताना था। देखिए, जिप्सम पहला ही गलत हो जाएगा। जिप्सम जो सबसे ज़्यादा है ये जामसर बीकानेर में सबसे ज़्यादा है। इनके अलावा बात करें तो कोट मंगलोद है, भेदवासी नागौर है, जामसर बीकानेर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर जिप्सम सबसे ज़्यादा है उत्पादक में, और मोहनगढ़ जैसलमेर में भी है। तो ये गलत हो जाएगा इसमें, जो गलत युग्म पूछा था। बाकी गुलाबी संगमर बावरमल सही है, तांबड़ा राजमहल सही है, यूरेनियम कुराड़िया सही है। अगर देखेंगे डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है, तो डेगाना जाना जाता है टंगस्टन के लिए। आगे देखेंगे, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का? ये मैं पूछा था, ये दूसरा स्थान है, पेट्रोलियम में दूसरा स्थान है राजस्थान का, याद रखिएगा, पूछा जाता है सवाल। इनके अलावा भी अगर पूछा जाए तो देखिए, जो गुड़ामलानी है बाड़मेर में, पेट्रोल विश्व में सबसे कम गहराई पर और उत्तम श्रेणी का मिलता है, गुड़ामलानी बाड़मेर। कई बार तो सीधा पूछा जाता है गुड़ामलानी, फिर आगे अलग अलग जिले दिए जाएंगे, तो गुड़ामलानी बाड़मेर में। आगे देखेंगे, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर जो परियोजना है कि 7वीं इकाई का कमीशन किया गया, कब किया गया सूरतगढ़ थर्मल पावर का 7वीं इकाई का? तो ये किया गया था 30 मार्च 2019 को। आगे देखेंगे, छबड़ा जो छबड़ा पावर प्लांट है, सुपर पावर प्लांट को 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयों का लोकार्पण किया गया। तो छबड़ा सबसे पहले सीधा पूछा जाता है, छबड़ा ये 12 में है, ये 30 जून 2019 को किया गया था लोकार्पण इसका। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ के बारे में बात करें तो ये मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा ये चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिले में बनाया गया था विजय स्तंभ, और 1440 में, अगर क्रम ये पूछा जाए कि कब, तो 1440 में ये प्रारंभ किया गया था, और 1448 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था विजय स्तंभ का, 1448 में। फिर 8वीं मंजिल पर अल्लाह खुदा हुआ है इसके, और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। पूछा जाने वाला सवाल है ये बार बार, पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को ये आयोजित होता है पुष्कर मेला। कौन सा युग्म असंगत है? ये भी मेलों को देकर दिया गया है, तो देखिए, गुगा मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी सही है, तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये भी सही है। रामदेव मेला वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक बढ़ता है, दशमी नहीं है, द्वितीय से एकादशी तक, तो ये सी गलत हो जाएगा, असंगत है। मल्लीनाथ मेला चैत्र शुक्ल कृष्ण एकादशी, ये भी सही है। आपके लिए एक सवाल रहेगा, मल्लीनाथ मेला कहाँ पर लगता है, ये आपको बताना है, मल्लीनाथ मेला कहाँ पर लगता है। और एक तल्लीनाथ मेला है, वो भी कहाँ पर लगता है, ये दोनों आप बताइएगा बिना गूगल पर सर्च किए, मल्लीनाथ और तल्लीनाथ दोनों बताइएगा। गुडला त्यौहार का आयोजन कब होता है? ये मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया, एक सवाल आया था, गुडला त्यौहार का आयोजन कब होता है? तो ये होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, अष्टमी से लेकर ये चैत्र शुक्ल तृतीय तक मनाया जाता है। आगे देखेंगे, वागड़ी बोली का क्षेत्र है, तो वागड़ी है डूंगरपुर और
बांसवाड़ा। ये सवाल है। ये जो सम्मिलित राज्य है, इसका प्राचीन जो नाम था वागड़ क्षेत्र था, इसलिए इसे यहाँ पर वागड़ी भाषा ही बोली जाती है। फिर है राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? ये है विजयदान देथा। विजयदान देथा। पृथ्वीराज विजय के लेखक कई बार पूछा गया, विजय जय नायक। विजय जय नायक, सी। आगे सवाल दूसरे वीडियो में रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बारे में अगर थोड़ा बात करें तो देखिए, ये संस्कृत भाषा के इस काव्य के ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ये भी याद रखें। ये संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है, कुछ भी पूछा जा सकता है सवाल। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। गाँवों में राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व का हिसाब रखने वाले कर्मचारी को क्या कहा जाता था? गाँवों में राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व का हिसाब रखने वाले को तो ये कहा जाता था तफेदार। याद रखेगा, तफेदार कहा जाता था। निम्नलिखित जो है कथन है, उनको देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, ये हम बताएं, ना कि असत्य। हमें इनमें से बताना है कौन सा सत्य है। एक राजा का दूसरे राजा के साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार रुक्का कहलाता था, ये आपका गलत हो जाएगा। बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया सहाय आदेश मंसूर कहलाता था, ये आपका सही कथन हो जाएगा। आगे भी देखेंगे। मुगल बादशाह द्वारा अपने अधीनस्थ को जागीर प्रदान करने की लिखित स्वीकृति वाक्य कहलाती थी, गलत है। राज्य द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किए जाने वाले आदेश फरमान कहलाता था, ये भी गलत है। जो सत्य है वो है बी। आगे देखेंगे, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी विषय के मतलब अलग अलग पार्ट वाइज हैं, सभी सवाल इसमें समाहित हैं। आप देखिएगा, HTML का पूरा नाम है, HTML का पूरा नाम है, ये हमें बताना है क्या नाम है, बताइए। HTML का पूरा नाम हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका HTML का पूरा नाम हो जाएगा। मार्कअप नहीं है, मार्कअप है जी। HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस कोडिंग भाषा का उपयोग इंटरनेट पर किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए। देखिए, परीक्षा में सवाल कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं, एकदम इजी। आपको ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप याद रखिएगा। देखिए, ईमेल भेजने के लिए आपका क्या ज़रूरी है, तो देखिए, मोडेम और टेलीफोन ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्शन भी ज़रूरी है, प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस भी ज़रूरी है, मतलब उपयोग सभी। भारतीय संविधान का गठन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया। इजी सवाल है, लेकिन देखिएगा, इजी सवाल गलत ना हो। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, ये हमें बताना है। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को। सचिदानंद सिन्हा को याद रखेगा। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया। 26 नवंबर 1949 को किया था, और इसी दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस रूप मनाया जाता है। भारतीय संविधान किस देश की शासन प्रणाली से सर्वाधिक प्रभावित हैं? सर्वाधिक प्रभावित हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, ये ब्रिटेन है, सर्वाधिक प्रभावित हैं। अगर किस संविधान से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, कनाडा से संघीय ढांचा लिया है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे संवर्धित सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आप कैसे न कैसे ट्रिक लगाकर याद करिए, ताकि जैसे ही आप देखिए सीधा उसका कनेक्शन हो। जैसे हम आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, तो देखिए आयरलैंड और नीति, नीति आय, आय नीति, ऐसे कुछ करके आप कनेक्शन बैठा सकते हैं।
फिर आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिएगा, आप आंसर बताते रहे। देखिए, ये तो आपको पूरा ही गलत हो जाएगा, राज्य सरकार और जिला निर्वाचन अधिकारी। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये चुनाव कराए जाते हैं, याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों के जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मैं अभी स्टार भी लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सचिव का क्या कार्य होता है? तो पंचायत सचिव का क्या कार्य होता है ये हमें बताना है। तो पंचायत की प्रशासनिक कार्यवाही का संचालन किया जाता है सचिव द्वारा, और पंचायत के सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज भी संभालता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की अवधि ये 5 वर्षीय होती है, ये भी याद रखें। देखिए, 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से रिलेटेड और 74वां है नगरीय, ये भी नगर पालिका से संबंधित है। कई बार तो सीधा सवाल पूछा जाता है, पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो पंचायत का जो मुख्य उद्देश्य होगा ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन, ये याद रखेगा। फिर है, नगरीय स्थानीय निकायों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, देखिएगा। नगरीय स्थानीय निकायों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय योजना तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये जिला योजना समिति की होती है ये जिम्मेदारी पूरी। नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव कौन आयोजित करवाता है? नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव कौन आयोजित करवाता है ये हमें बताना है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग है जो चुनाव आयोजित करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित कराता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। उद्देशिका किस देश के संविधान से प्रेरित है? उद्देशिका संविधान को लेकर जो विषयता है उसको लेकर सवाल पूछा ही जाता है। तो उद्देशिका किस देश से सर्वाधिक जो संविधान से प्रेरित है बताना है, किस देश से। अगर उद्देशिका की बात की जाए तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वी द पीपल्स जो जैसे शब्द हैं वो उपयोग भी इसी से लिया गया है। वी द पीपल ऐसे शब्द जो हैं वो उद्देशिका में अमेरिका से ही लिए गए हैं। फिर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा गया सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो संविधान की आत्मा किसने कहा ये हमें बताना है। ये केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय का जो विवाद था उसमें ये कहा गया था कि संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा है, ये हमें कहा गया था। ये 1973 का मामला है। उद्देशिका में उल्लेखित न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया? न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया ये हमें बताना है। तो ये 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। बात करें कौन कौन से न्याय की, तो एक तो है सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय, एक है राजनीतिक न्याय, याद रखिएगा। तो भारत को गणराज्य क्यों कहा गया है ये हमें बताना है। तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित होता है, याद रखिएगा, इसलिए भारत को एक गणराज्य कहा गया है। हम भारत के लोग से शुरू होने वाले वाक्य किस भाग में आता है? हम भारत के लोग से शुरू होने वाले वाक्य किस भाग में आता है ये हमें बताना है। तो हमें बताना है, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो ये उद्देशिका में शुरू होता है, हम भारत के लोग। ये संविधान की आत्मा भी कहा जाता है उद्देशिका को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न में से कौन से शब्द शामिल हैं? कौन से शब्द शामिल हैं ये हमें बताना है।
तो देखिए इसमें लगभग सभी शामिल हैं। देखिए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, उपरोक्त सभी। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सवाल किसी तरह से अलग तरीके से पूछा जा सकता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है, ये हमें बताना है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये किस तो भारत संविधान ने कई देशों से विशेषता ली है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव वो अमेरिका से ही है, जैसा कि बता दिया है। जैसे मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, स्वतंत्र न्याय पालिका है, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। जैसे सीधा सवाल आता है, न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता कहाँ से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपको सीधा अमेरिका करना है। ऐसे सवाल आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है? धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है, वो हमें बताना है। तो देखिए, धर्म का कोई आधिकारिक स्थान नहीं है, सही है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, ये भी सही है। सभी धर्मों का समान सम्मान, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संघात्मक प्रणाली को दर्शाती है? जो संघात्मक प्रणाली है उसको दर्शाती है, ये हमें बताना है। कौन सी व्यवस्था? तो ये दोहरे सरकार की व्यवस्था है, ये संघात्मक प्रणाली को दर्शाती है। संघात्मक व्यवस्था में सत्ता केंद्र और राज्यों में बांटी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा दोहरी सरकार की व्यवस्था। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे दीजिए, मैं ज़्यादा समय नहीं जाए इसलिए सीधा उत्तर ही बता रहा हूँ। संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, वो हमें बताना है। तो ये ली गई है अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन, मैं न्यायिक पुनरावलोकन बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सीधा सवाल आता है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न हिस्सा घोषित किया गया है? ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिपीट हर भर्ती परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, हर दूसरी भर्ती परीक्षा में ये सवाल आता ही है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न हिस्सा घोषित किया गया है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा मामला है केशवानंद भारती मामला। ये 1973 में होता। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इसे हटाया नहीं जा सकता है, ये याद रखेगा। ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो जिसमें आपको ये याद रखना है, इसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है। ये एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, जिसमें यहाँ पे नई शब्द जो मतलब ऐड करके दिया जाएगा, आपको याद रखना है। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जिसे दुनिया के अन्य संविधानों से अलग बनाती हैं? तो ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। देखिए, पहला सवाल है, खिचड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो इसका सीधा सवाल उत्तर है 1983। इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए क्योंकि परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले जो है 1981 से बात करते हैं। 1981 में चिंकारा और जो गोडावन है उनको राज्य पशु और राज्य पक्षी का जो दर्जा दिया गया। फिर है 1983 की बात आई, 1983 में। ये 1983 की बात है 31 अक्टूबर की, ये याद रखिएगा। तो रोहिड़ा और खेजड़ी को इनको ये राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का जो दर्जा दिया गया। वही खेजड़ी पे बात की जाए, तो खेजड़ी पे ये 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया और 1988 में इस पर 60 पैसे का जो टिकट है दिया गया था, डाक टिकट। इनके वैज्ञानिक नामों को लेकर भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो खेजड़ी का नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। ये सुमेलित करने को अक्सर पूछा जाता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। लिख लेता हूँ, थोड़ी दिक्कत होगी लिखने में, लेकिन क्या है बोलने में इतना समझ आता नहीं है। प्रोसोपिस सिनेरिया, ये याद रखिएगा, ये है खेजड़ी का। इसके अलावा पूछा जाता है चिंकारा का, तो गजेला बनेटी वैज्ञानिक नाम है। गोडावन का अगर प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो ये माचिया सफारी जोधपुर है। और गोडावन का अगर
वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो है कोरियोटिस नाइग्रोसेप, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और थोड़ा पूछा जाए तो देखिए, ऊँट पशुधन राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो इसे घोषित किया गया था 30 जून 2014 को। और केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, कई बार पूछा गया सवाल। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र ये जोहड़ बीच बीकानेर में है। पहली बात, जोहड़ बीच बीकानेर में है केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। और ऊँटों की संख्या को लेकर सवाल पूछा जा सकता है इस बार। तो राजस्थान में जो ऊँटों का प्रतिशत है भारत में, तो 84.43% राजस्थान में है। भारत में ऊँटों का प्रतिशत राजस्थान का, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है, ये हमें बताना है। राजस्थान का सागवान, तो राजस्थान का सागवान है रोहिड़ा, जो राज्य पुष्प है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे राज्य पुष्प कब घोषित किया था? 31 अक्टूबर। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए, 1983 में। पहले पशु पक्षी, फिर ये फूल और जो वृक्ष हैं ये। आगे देखेंगे, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन ब्रस्ट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये 5 जून 2013 को, 5 जून 2013 को गोडावन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में इसे लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट ब्रस्ट लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, याद रखिएगा। राजस्थान पहला राज्य है। अगर रैंक की बात की जाए कि राजस्थान का कौन सा रैंक लगता है, तो इसमें पहला राज्य है राजस्थान। और गोडावन को 1981 में मैंने बता दिया है, राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ऊँट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की अधिसूचना कब जारी की गई? मैंने अभी बताया था, ऊँट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु जो है वो 2014 में, 16 सितंबर 2014 में। ऊँट की जो नस्लें हैं उनको लेकर भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ऊँट की नस्लों में जैसे देखिए कि फर्स्ट ग्रेड में अगर पूछा गया था अभी, तो गोमठ ये ऊँट की नस्ल है, एक पहली बात। क्योंकि ये नहीं पता हो तो आप इस पे जा सकते हैं। तो ऊँट की नस्ल है गोमठ। फिर अगर बात करें तो अलवरी है, कच्ची है, नाचना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसमें, नाचना ये भी ऊँट की नस्ल है, ये याद रखेगा। और इसका वैज्ञानिक नाम तो देखने से पता लग जाता है, कैमलस ड्रोमेडेरियस। जैसे कैमलस से कैमल का हो जाएगा आपको। और मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि मारवाड़ में ऊँटों को लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है, तो पाबूजी को जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर जिले में है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, सर्वप्रथम किस मान गायिका ने ये गीत गाया? तो ये गाया था मांगी बाई द्वारा। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जो बीकानेर की मान गायिका अल्लाह जिलाबाई ने इन्हें दिलाई थी। मतलब पहली बात किसने गाया था? तो मंगी बाई ने गाया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गीत को ख्याति बीकानेर की मान गायिका अल्लाह जिलाबाई ने दिलाया था। ये देखिए 2 सवाल बन रहे हैं इसमें। ये देखिए, अल्लाह जिलाबाई को लेकर भी सवाल पूछा गया है और मंगी बाई को लेकर भी सवाल पूछा गया है। आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा असत्य है, जिनमें आपको उल्टा कर दिया जाएगा इन दोनों को, ये भी याद रखिएगा। साथ में केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, मैंने जैसा कि अभी बताया था, एक ही सवाल में सभी सवाल बता दिए गए थे। लेकिन केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र ये है जोहड़ बीच बीकानेर में, 5 जुलाई 1984 को यहाँ पे ये स्थापित किया गया था। और यहाँ पर अश्व अनुसंधान केंद्र भी है, ये भी याद रखें। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, ये सब मैंने अभी पहले ही सवाल में सब बता दिए थे। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, देखिए ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजिला बनेटी, पहली बात। और गजिला बनेटी तो ये हो गया। इसको जो राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो 1981 में, 1981 में। डेट की बात की जाए तो ये 22 मई है, ये भी याद रखिए। साथ में कुछ भी पूछा जा सकता है। 22 मई को ये घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय मरु उद्यान और नाहरगढ़ अभ्यारण्य में चिंकारा काफी संख्या में विचरण करते हैं। पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है?
आगे देखेंगे, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत कब की गई? कालीबाई भील जो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी? ये सवाल पहले भी पूछा गया था, लेकिन कुछ सवाल का तरीका कुछ अलग था। उसमें पूछा गया था शायद कि स्कूटी केस में वितरित की जाती हैं, ऐसा कुछ सवाल था। रीट में ही पूछा गया था, रीट मेंस में ही। तो देखिए ये 2015-16 में, याद रखिएगा, ये कब घोषित की गई? 15-16 में, पहली बात। आगे देखेंगे, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई? निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई ये हमें बताना है। तो ये 2019 में की गई थी, निरोगी राजस्थान अभियान। आपको ये याद करने हैं, कैसे भी याद करें कि जैसे भी ट्रिक लगाए, दिमाग में बस बैठना चाहिए निरोगी। तो निरोगी राजस्थान अभियान है वो 2019 में शुरू किया गया था। आप या तो याद ऐसे याद रखिएगा कि 18 साल तक तो जैसे छोटे होते हैं, फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं निरोगी होते जाएंगे। तो 2019 या 19 की एज से हम निरोगी होते जाएंगे। आगे देखेंगे, राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? जो तिथि युक्त मंदिर है उसको लेकर सवाल पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है वो है शीतलेश्वर मंदिर, झालरापाटन। इंपॉर्टेंट सवाल है। देवेंद्र झांझड़िया, कई बार सवाल पूछा गया। देवेंद्र झांझड़िया, झांझड़िया से ज से झुंझुनू, ये झुंझुनू से संबंधित है। पहली बात, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस जिले से है? तो झुंझुनू से है। ये किस खेल से संबंधित है ये सवाल पूछा गया है। तो ये है जेवलिन थ्रो से, जेवलिन थ्रो से है। इनका जो जन्म है वो चूरू जिले में हुआ था। अपूर्वी चंदेला, पूछा गया सवाल, अपूर्वी चंदेला का संबंध है। देखिए सीधा पूछा जाता है किस जिले से हैं, तो ये अपूर्वी चंदेला तो हैं जयपुर से। और इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 में, जो जयपुर के निशानेबाज अपूर्वी चंदेला 10 मीटर एयर राइफल में 36वां स्थान प्राप्त किया था। वहीं 2016 में अपूर्वी चंदेला को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। राजस्थान की एकमात्र महिला बॉक्सर अरुंधति चौधरी का संबंध किस जिले से है? अरुंधति चौधरी का संबंध किस जिले से है ये हमें बताना है। अरुंधति चौधरी का संबंध किस जिले से है ये हमें बताना। तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। पहले खेल तो इनका बॉक्सिंग है, किस जिले से हैं तो जिले के ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ये हमें बताना है कि किस जिले से हैं। तो ये कोटा से संबंधित है, याद रखिएगा। अरुंधति चौधरी कोटा से हैं। और पोलैंड में IABA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग में इन्होंने, ये राजस्थान की एकमात्र बॉक्सर थी जिसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। IABA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर बनी थी, अरुंधति चौधरी। इंपॉर्टेंस वाले याद रखिएगा। 2021 की ये बात है, ये 2021 में पोलैंड में आयोजित हुआ था। नौकायन से संबंधित है खिलाड़ी है, नौकायन, नौकायन से संबंधित खिलाड़ी कौन सा है ये हमें बताना है। तो ये है बजरंग लाल ताखर, बजरंग लाल ताखर नौकायन से संबंधित खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। नौकायन। इन्होंने भी भारत का प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। विवान कपूर, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? पूछा जाने वाला सवाल। विवान कपूर तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से, याद रखिएगा, निशानेबाजी से संबंधित है ये। मेवाड़ के गोहिल वंश की प्राचीन राजधानी है, मेवाड़ के गोहिल वंश की प्राचीनतम राजधानी ये है नागदा, याद रखिएगा। गोहिल की प्राचीन राजधानी है नागदा। और बात करें यहाँ पे तो नागदा
में 11वीं से 12वीं शताब्दी में निर्मित सास बहू का मंदिर भी है यहाँ पे। पूछा जा सकता है कि सास बहू का मंदिर किस शताब्दी में बना है, तो 11वीं और 12वीं शताब्दी का है निर्मित। आगे सवाल है, दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क कहाँ पे स्थित है? तो ये ग्लास की बात की जाए तो आप धौलपुर में जा सकते हैं सीधा। आगे सवाल देखेंगे। इससे पहले अगर हम देखें तो देखिए, ये तो हमारा हो जाएगा द हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास, ये तो धौलपुर में स्थित है। वही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ये, और ये गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, कई बार सवाल पूछा गया। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है अलवर में, याद रखिएगा। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो है वो अलवर में स्थित है, और ये फैक्ट्री कहरानी भिवाड़ी में है, और ये फ्रांस की कंपनी है, ये भी याद रखें। और ये राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र है, पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र। और राजस्थान में प्रथम कागज़ कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रथम कागज़ कारखाना ये सांगानेर में स्थापित किया गया। मानसिंह प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था ये। नमक उत्पादन में जिलों से नमक उत्पादन राजस्थान का स्थान है, तो सीधी बात है पहला स्थान है। राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? वनस्पति घी का, तो ये 1964 में स्थापित किया गया था वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में 1964 में। और वर्तमान में राजस्थान में वनस्पति घी के लगभग 9 कारखाने हैं, ये भी याद रखें, पूछा जा सकता है। और कुछ कारखानों को लेकर अगर बात करूं जो पूछे जा सकते हैं, तो केसरी वनस्पति घी ये निवाई टोंक में है केसरी। फिर है रोहितांश वनस्पति घी, ये दुर्गापुर जयपुर में है। महाराजा वनस्पति घी ये भी जयपुर में है। मेहता वेजिटेबल घी ये चित्तौड़गढ़ में है। और आमेर वनस्पति घी जोटवाड़ा जयपुर में है। ये तो नाम से पता लग जाएगा आपको। निम्नलिखित में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है, वो हमें बताना है। कौन सा स्थापित सही मिलान नहीं है, देखेंगे। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, ये तो सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो ये अजमेर में ही है। फिर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये कंपनी जो है ये कपासन चित्तौड़गढ़ में है। कई बार सवाल पूछा गया है, सीधा सवाल आता है। और प्रिसीजन इंटूमेटेशन लिमिटेड कोटा, ये कोटा में ही है, ये भी सही है। बाकी आपका ये भी गलत हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से युग्म का जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। इसमें भी सही जो नहीं है वो ही हमें बताना है। देखिए कौन सा सही नहीं है इसमें। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी सही है। राजस्थान इलेक्ट्रिक एंड इंस्ट्रक्शन लिमिटेड जयपुर, ये भी सही है। फिर मोदी अल्वेलाइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर, ये भरतपुर में नहीं है, ये अलवर में है। फिर है ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड, ये कोटा में ही है। तो आपका इसमें भी सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मिसरोली गांव की बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये किस जिले से संबंधित है? मिसरोली गांव, पूछा जाने वाला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका हो जाएगा झालावाड़। ये झालावाड़ से संबंधित है। मिसरोली गांव की बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया गया, ये झालावाड़ में है। आगे देखेंगे, भारत में लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है? भारत में लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है, वो हमें बताना है। तो लोकतंत्र का प्रमुख आधार है, ये ऑप्शन आपके साथ सामने है। तो ये जनता की संप्रभुता, ये आपका लोकतंत्र का प्रमुख आधार हो जाएगा। आगे देखेंगे, लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है और गिराती है, यह किस लोकतंत्र सिद्धांत को दर्शाती हैं? बताना है हमें।
तो ये आपका उत्तरदायित्व है, ये हमारा जनता के प्रति जो जवाबदेही है, लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है। चुने गए प्रतिनिधियों को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। भारत में विधायी शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया? भारत में विधायी शक्तियों का जो विभाजन है कितनी सूचियों में किया गया, ये हमें बताना है। तो ये 3 सूचियों में किया गया था, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। ये 7वीं अनुसूची में ये 3 विधियाँ हैं। और एक आर्टिकल भी पूछा जाए तो ये 246 है। संविधान में वित्तीय संबंधों की चर्चा किस भाग में है? वित्तीय संबंधों की, तो ये है भाग 12 में है, वित्तीय संबंधों का उल्लेख है, याद रखिएगा। और केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है इसमें, जैसे कर वितरण है, अनुदान है, वित्त आयोग है, ये सब इसमें ही है 12वें में। यदि दो या दो से अधिक राज्य संसद में किसी विषय पर कानून बनाने का आग्रह करे तो वह संसद किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल। ये 252 है, आर्टिकल 252 के तहत ये संसद ऐसा कर सकती हैं। याद रखने का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी, कई बार पूछा गया सवाल। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर ये है मीरा कुमार, याद रखिएगा। – 2023 में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक का नाम क्या है? 2023 में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक का नाम क्या है, वो हमें बताना है। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है, इसी में है। आगे है सवाल है, भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधि सुनिश्चित करने हेतु कौन सा संशोधन प्रस्तावित किया गया? महिलाओं का प्रतिनिधि सुनिश्चित करने हेतु कौन सा संशोधन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, देखिएगा। तो ये आपका सवाल है, मतलब आंसर है 108वां संविधान संशोधन किया गया था महिलाओं का प्रतिनिधि सुनिश्चित करने हेतु। ये संविधान संशोधन 108वां, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत को अर्ध संघीय बनाती हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, आप प्रश्न के भाव को समझिए। देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता भारत को अर्ध संघीय बनाती हैं? आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा आंसर बताता हूँ। देखिए, इसमें है राज्यों की सीमाओं में संशोधन का केंद्र को अधिकार। राज्यों की सीमाओं में संशोधन का केंद्र को अधिकार है, ये अर्ध संघीय बनाती हैं। इसमें संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार केंद्र सरकार को राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है। ये भारत के संघवाद को केंद्र भूमि और अर्ध संघीय बनाता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत में संघीय व्यवस्था का रक्षक कौन है? संघीय व्यवस्था का रक्षक कौन है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है संघीय व्यवस्था का रक्षक है, सीधी बात है। भारत की संघीय व्यवस्था में कौन सी विशेषता एकात्मक झुकाव को दर्शाती है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एकात्मक झुकाव को दर्शाती हैं। तो ये है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ये एकात्मक झुकाव को दर्शाती है। निम्नलिखित में से उसकी नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कई बार पूछा गया सवाल, लेकिन ये सवाल देखिएगा, एकात्मक झुकाव को दर्शाती हैं, तो मतलब राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, यानी राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये एकात्मक झुकाव को दर्शाती है। ये भारत की संघीय व्यवस्था में एकात्मक झुकाव का ये है। संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है बार बार। तो ये 7वीं अनुसूची है, अभी बताया था आपको। संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन करती है। 3 अनुसूचियाँ है, जैसे बता चुका हूँ। संघ सूची जो केंद्र के लिए है, राज्य सूची राज्य के लिए, संवर्धित सूची दोनों के लिए। आगे देखेंगे, भारत की संघीय प्रणाली किस देश के संघीय ढांचे
से अधिक मिलती जुलती हैं? किस संघीय प्रणाली भारत की संघीय प्रणाली किस देश के संघीय ढांचे से अधिक मिलती जुलती हैं? ये भारत में संघीय प्रणाली कनाडा देश से अधिक मिलती जुलती हैं। भारत में राज्यों की सीमाएं जो संसद बदल सकती है, वैसा ही कनाडा में भी ऐसा ही होता है। और आगे बात करें, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। निम्नलिखित में से कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो भारत में केंद्र राज्य सीमाएं समान रूप से शक्तिशाली है, नहीं। आपातकाल में संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है, आपातकाल में ये बना सकती हैं। ये आर्टिकल 250 के अनुसार है। आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 252 नहीं 250। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रीय संसद को अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए परिषद बनाने का निर्देश दे सकता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति संसद को राज्य विवादों को सुलझाने के लिए परिषद बनाने का निर्देश दे सकता है? ये हमें बताना है। तो यह 263 के तहत ये निर्देश दे सकते हैं। आगे है, वित्त संबंधों में केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश कौन करता है? वित्तीय संबंधों में केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का बंटवारा है उसकी सिफारिश कौन करता है? तो ये वित्त आयोग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ना कि राष्ट्रपति करता है, ना नीति आयोग करता है, ये वित्त आयोग ही करता है। करों के बंटवारे की सिफारिश कौन करता है? ये है वित्त आयोग, 280 अनुच्छेद के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है? केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, ये हमें बताना है। तो ये दे सकता है 256 के तहत। 256 के तहत ये निर्देश दे सकता है। संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित करे तब। भारत में कौन सा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? भारत में कौन सा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, ये हमें बताना है। तो भारत में ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक ये प्राथमिक क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? जैसे तो कृषि और से जुड़ी गतिविधियाँ, मत्स्य पालन है, वानिकी है, ग्रामीण, ये सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। जो कुल रोजगार का लगभग 45 से 50% हिस्सा है इसमें। ज्ञान आधारित सेवाओं जैसे R&D, सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श आदि किस क्षेत्र में आते हैं? ज्ञान आधारित सेवा जैसे R&D, ये सब किस में आते हैं? तो ये आते हैं चतुर्थक क्षेत्र में। ये ज्ञान आधारित है। परामर्श है, वित्तीय योजना है, मीडिया है, R&D है। ब्रिटिश प्रथम चरण जो 1757 से 1813 में भारत की आर्थिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश प्रथम चरण जो हुआ था 1757 से 1813 में, भारत की आर्थिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? तो इनका मूल उद्देश्य था भारत को कच्चा माल प्रदाता बनाना। औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि क्यों अविकसित और कम उत्पादक बनी रही? औपनिवेशिक काल में ये जो भारतीय कृषि है वो क्यों अविकसित और कम उत्पादक बनी रही? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशों ने इन उत्पादों में निवेश नहीं किया। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये हमें बताना है। तो ये 1991 में शुरू हुआ आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। और इस समय PM कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे, ये भी याद रखें। और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह।
इन्होंने ये शुरुआत की थी। देश की गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा था इस टाइम में। भारत में निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य रहेगा निजीकरण का दक्षता में वृद्धि और वित्तीय बोझ घटाना। ये निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य भी कहा जाता है या मुख्य उद्देश्य भी कह सकते हैं। निजीकरण के संभावित नकारात्मक प्रभाव में से कौन सा सही है? निजीकरण के संभावित नकारात्मक प्रभाव में से कौन सा सही है? नकारात्मक प्रभाव में बताना है तो अक्सर पारदर्शिता की कमी। ये अक्सर आलोचना होती है कि अनुचित तरीके से पारदर्शिता की कमी और संभावित निजी एकाधिकार की ओर ले जाता है। आगे देखेंगे, भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में व्यापक तरीके से आर्थिक उदारीकरण और ये वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये हमें बताना है। इनकी शुरुआत हुई थी 1991 में शुरू हुई थी। ये भी आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में। WTO की स्थापना पूछा गया सवाल है, पहले भी पूछा गया था। ये रीट मेंस में ही पूछा गया था, लेवल 2 में। शायद SST के पेपर में पूछा गया था या किसी में पूछा गया था। WTO की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये 1995 में हुई थी और डेट पूछी जाए तो ये 1 जनवरी है। 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई। इसे गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहा जाता था। गेट के तहत ये स्थापित होता। फिर है सवाल देखिए, ट्रिप्स क्या है? तो ट्रिप्स का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उद्देश्य क्या है? ट्रिप्स का उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है। तो ट्रिप्स का उद्देश्य है बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण है ट्रिप्स का उद्देश्य। जैसे कि जो WTO के सदस्य हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो उत्पत्ति संकेत जैसे बौद्धिक संपदा की रक्षा है, ये न्यूनतम मानक लागू करने होते हैं इनमें। फिर आगे सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक निर्धनता अनुपात वाला माना जाता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक निर्धनता अनुपात वाला माना जाता है? तो ये है बिहार। भारत का सबसे बड़ा अनिवार्य खाद्य सुरक्षा विधान कौन सा है? अनिवार्य ये है NFSA 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में ये लागू हुआ था। भारत का प्रमुख कानून है जो लगभग 67% तो ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को खाद्यान्न की कानूनी गारंटी देता है और भूख को अधिकार के रूप में मान्यता देता है। हरित क्रांति का खाद्य सुरक्षा में क्या योगदान था? हरित क्रांति का खाद्य सुरक्षा में क्या योगदान था, ये हमें बताना है। तो हरित क्रांति का खाद्य सुरक्षा में योगदान था खाद्यान्न आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की। हरित क्रांति के दौरान ये योगदान था इन्होंने। गेहूं और चावल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की थी। PDS प्रणाली में बफर स्टॉक का क्या उद्देश्य है? PDS प्रणाली में बफर स्टॉक का क्या उद्देश्य है, ये हमें बताना है। PDS प्रणाली में बफर स्टॉक्स का क्या उद्देश्य है? तो ये है मूल्य स्थिरीकरण और आपातकालीन आपूर्ति सुनिश्चित करना। जो बाजार का मूल्य नियंत्रित रखना और सूखा आपदा जैसी स्थितियों में आपूर्ति सुनिश्चित करना, इसका है मूल्य स्थिरीकरण और आपातकाल में आपूर्ति सुनिश्चित करना है PDS प्रणाली, बफर स्टॉक्स। खाद्य सुरक्षा का मुख्य 3 आधार कौन से हैं? खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्य 3 आधार कौन से हैं, ये हमें बताना है। खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ है वो भोजन बार बार उपलब्ध हो, सभी तक पहुँच योग्य हो और ग्राहक के लिए
पोषक तत्व सहित उपयोग हो। तो इसमें कह सकते हैं उपलब्धता, पहुँच और उपयोग। इंग्लिश में अगर आ जाए तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और यूटिलाइजेशन। आगे देखेंगे, कौन सा क्षेत्र कच्चे माल का परिवहन और वितरण जैसे गतिविधियों का सुविधाजनक बनाता है? कौन सा क्षेत्र कच्चे माल का परिवहन और वितरण जैसे गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र को लेकर सवाल है। ये एसएसटी में जो टॉपिक हैं उनको लेकर है। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है ये सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र में, सी। इसमें आईटी, बैंकिंग, रिटेल, स्वास्थ्य आता है। इसमें ये 54 से 55% हैं इसका योगदान। निर्णय निर्माण और नीति निर्माण संबंधी गतिविधियाँ जो गोल्ड कॉलर स्तर की सेवा होती हैं किस क्षेत्र में आती हैं? निर्णय निर्माण ये आएगी आपके पंचमक क्षेत्र में। बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं किस क्षेत्र में आती हैं? ये आती है तृतीयक में। शिक्षा, सेवा, ये सब तृतीय सेवा क्षेत्र में आएगी। प्राथमिक क्षेत्र किसे कच्चा माल देने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कच्चा माल देने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये हमें बताना है। तो ये द्वितीय को देता है, तो सी। वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है? वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है, ये हमें बताना है। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। भारत की अर्थव्यवस्था का श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? भारत की अर्थव्यवस्था की जो श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत जो है वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, ये हमें बताना है। तो ये लगभग 54% जो है कृषि क्षेत्र में